अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। आजरमी दख्त ने फर्रुखजाद को पीठ के बल करके एक तकिया उसके मुंह पर रखकर ऊपर से दबा लिया। फर्रुखजाद बुढ़ापे में दाखिल हो चुका था। सयादखश अभी जवानी की उम्र में था। फर्रुखजाद सांस रुकने से तड़पा और कुछ देर तड़प तड़प कर बेहिस हो गया। सयादखश वहां से चला गया और आजरमी दख्त ने शाहपुर को इत्तला भिजवाई कि फर्रुखजाद हुजलाए उरूसी में मर गया है। महल में हंगामा बरपा हो गया। शाहपुर के पीछे तबीब दौड़े आए। उस दौर में इस किस्म की मौत के बायस मालूम करने का कोई जरिया नहीं था। तबीबों ने कहा कि फर्रुखजाद हरकत कल्ब अचानक बंद होने से मरा है। उन्होंने इसकी वजह बुढ़ापा बताई। 2 ही दिनों बाद फारस का बादशाह शाहपुर भी इसी तरह पुरअसरार मौत का शिकार हो गया और आजरमी दख्त ने अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। और उसने ये ऐलान भी किया कि तख्त का कोई वारिस सामने आएगा तो वो शाहपुर जैसे अंजाम को पहुंचेगा। तब ये शक उभरा कि शाहपुर को कत्ल किया गया था। आजरमी दख्त ने सयादखश को वजीर से भी ऊंचा रुतबा दे दिया। इस हसीन और अय्यार औरत ने अपने पहले दौरे हुकूमत में सयादखश के खानदान को आला ओहदों, रुतबों और जागीरों से नवाजा था। इस खानदान के कुछ लोग फौज में अच्छे ओहदों पर थे। उसने मदाइन में मुकीम फौज को अपने ज़ेरे असर कर लिया और फौज को सब्ज बाग दिखाकर सल्तनत फारस की बजाय आजरमी दख्त और सयादखश का वफादार बना दिया। मदाइन फारस का दारुल हुकूमत था। चंद दिनों में मदाइन की फौज सिर्फ मदाइन की होकर रह गई। इसमें हजारहा ईसाइयों की जबरी भर्ती के जरिए इजाफा कर लिया गया। पुरान दख्त एक और शहजादी थी जिसे तारीखों में उर्दशेर की बेटी लिखा गया है। उसने फारस के शाही खानदान के दरमियान इख्तलाफात और उमरा की आपस की अदावत और तफर्रुकाबाजी खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी थी। चूंकि वो नेक तीनत औरत थी और वो मफाद परस्त नहीं थी, इसलिए हर कोई उसकी बात मान लेता था। उसने जब देखा कि उधर मुसलमान फतह पे फतह हासिल करते आ रहे हैं और मदाइन तक को मुहासरे का खतरा लाहिक हो गया है और इधर आजरमी दख्त ने सल्तनत की तबाही से नजरें फेर कर अपनी जाती हुकूमत बना ली है, तो वो आजरमी दख्त के पास गई। पुरान शहजादी ने उसे समझाने के लिए बहुत कुछ कहा, वो जो खामोशी से सुनती रही। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तख्त से दस्तबरदार हो जाऊं? आजरमी दख्त ने तंजिया लहजे में पूछा। क्या अब तुम फारिस की मलका बनना चाहती हो? क्या तुमने नहीं देखा कि इस तख्त ने कितनी जानें ले ली हैं? नहीं मलका फारिस, पुरान ने कहा। सवाल तख्त का नहीं, अब तो सल्तनत फारिस की बका और सलामती खतरे में पड़ गई है। तख्त पर आप ही बैठी रहें, लेकिन अहम उमूर के फैसले मुशीरों और उमरा को करने दें। मेरी बात गौर से सुन लो पुरान, आजरमी दख्त ने कहा। आज के बाद मेरे सामने ना आना। मैं मलिका हूँ। सल्तनत के भले बुरे को मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ। तुम जिनके हाथों में खेल रही हो उन्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस पंदो नसीहत से बाज आ जाओ। मैं पंदो नसीहत से बाज आ जाऊंगी, पुरान ने कहा, लेकिन सल्तनत फारस को तुमसे बचाने के लिए न जाने क्या कर गुजरूंगी। मैं एक बार फिर कहती हूँ कि इस तख्त ने किसी के साथ वफा नहीं की और ये भी सोच लो कि फारस ही न रहा तो क्या मुसलमान आपको तख्त पर बैठाएंगे? मुसलमान मदाइन को फतह नहीं कर सकते, आजरमी दख्त ने कहा, और कोई मुझे इस तख्त से उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। ऐसे जरूरतमंद लोग मौजूद हैं मलिका, पुरान ने तंजिया लहजे में कहा। मुझे एक बार तख्त से उठाकर शाहपुर को बिठा दिया गया था, आजरमी दख्त ने कहा। कहाँ है शाहपुर? मुझे मजबूर और बेबस करने के लिए फर्रुखजाद की बीवी बना दिया गया। फर्रुखजाद किसरा के खानदान का फर्द नहीं था, वो शाही खानदान का मुलाजिम था। मैं उसे अपना मुलाजिम समझती थी। मैं अपने गुलाम की बीवी कैसे बन जाती? मैंने शादी की पहली रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बना दी। इस तख्ते ताउस पर जो कोई हाथ डालेगा वो इन दोनों के अंजाम को पहुंचेगा। पुरान को पहले ही शक था कि फर्रुखजाद हरकत कल्ब बंद होने से नहीं मरा, बल्कि उसे कत्ल किया गया है। अब आजरमी दख्त की बातों से ये शक यकीन में बदल गया। फारस का मशहूर मारूफ जर्नैल रुस्तम फर्रुखजाद का बेटा था। उसे यही बताया गया था कि उसके बाप की मौत हरकत कल्ब बंद होने से वाक़या हुई थी। वो इसी को सच मानता रहा। वो उस वक्त खुरासान की सरहद पर था। एक रोज मदाइन का एक घुड़सवार उसके पास सरहद पर पहुंचा और उसे पुरान का तहरीरी पैगाम दिया। इसमें पुरान ने मदाइन के हालात और आजरमी दख्त की फिरौनियत की तफसील लिखी और फिर लिखा, आपके वालिद फर्रुखजाद की मौत तभी नहीं थी। मैंने महल के मुलाजिमों से जो सुराग हासिल किया है वो ये है कि आपके वालिद को आजरमी दख्त और सयादखश ने शादी की पहली रात उनका सांस रोककर कत्ल किया था और शाहपुर को भी इन दोनों ने कत्ल किया था। आजरमी दख्त ने मुझे कहा है कि उसके तख्त पर जो कोई हाथ डालेगा वो उन दोनों के अंजाम को पहुंचेगा। आप पर 2 फराइज आयद होते हैं, एक ये कि अपने वालिद के कत्ल का इंतकाम लेना है और दूसरा फर्ज सल्तनत फारस की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं बता चुकी हूँ कि आजरमी दख्त और सयादखश ने अपना लश्कर तैयार कर रखा है। जब भी आए अकेले ना आए, पूरी फौज साथ लाएं, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रुस्तम ने यह पैगाम पढ़ा तो बगुले की तरह उठा। उसने कुछ सवार दस्ते मुंतखब किए और कहा, बाहर के दुश्मन की निस्बत अंदर का दुश्मन ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। खतरा जो अपने घर से सर उठाता है वो बाहर के खतरे से ज्यादा तबाहकुन होता है। हुक्मरानी के हवसेकार अपने ही मुल्क को तबाह कर दिया करते हैं। हम अपने उन साथियों और भाइयों से लड़ने जा रहे हैं जो फारिस की इतनी बड़ी शहनशाही के लिए खतरा बन गए हैं। तुम्हें अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ना होगा।
रुस्तम उन दस्तों को साथ लेकर चल पड़ा। उसकी पेशकदमी बहुत तेज थी। किसी जरिए से आजरमी दख्त और सयादखश को पता चल गया कि रुस्तम उनके खिलाफ फौज ला रहा है। आजरमी दख्त ने मदाइन की फौज के चंद एक दस्ते रुस्तम को रोकने के लिए मदाइन से कुछ दूर भेज दिए। रुस्तम तेजो तुंद आंधी की तरह आ रहा था। उसने अपने दस्तों से कहा कि मदाइन की फौज का एक भी आदमी वापस ना जाए। रुस्तम ने अपने दस्तों को पहले ही मुश्तइल कर रखा था। इन सवार दस्तों ने फैलकर मदाइन की फौज को घेरे में ले लिया। रुस्तम नामवर और तजर्बाकार जर्नैल था। उसकी जारहाना क़यादत ने आजरमी दख्त के दस्तों को बेबस कर दिया। मार्गे में बहुत खूनरेजी हुई। आखिर रुस्तम की फौज ने आजरमी दख्त की फौज को काट कर ढेर कर दिया। फिर रुस्तम ने मदाइन को मुहासरे में ले लिया। मदाइन की फौज ने मुहासरा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुहासरा करने वालों का कायद रुस्तम था। शहर के अंदर पुरान शहजादी मौजूद थी और आजरमी दख्त और सयादखश के मुखालिफ उमरा भी मौजूद थे। उन्होंने कोई ऐसा खुफिया इंतजाम किया कि एक दरवाजा खोल दिया गया। रुस्तम के दस्तों के लिए यही काफी था। सवार इस दरवाजे से शहर में दाखिल हो गए और एक और दरवाजा खुल गया। शहर के अंदर लड़ाई शुरू हुई तो पुरान और उसके हामी उमरा घोड़ों पर सवार होकर शहर में भागने दौड़ने लगे। रुस्तम भी अंदर आ गया। ये सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, आपस में न लड़ो, तुम भाई भाई हो, एक दूसरे का खून न बहाओ, उन्हें कत्ल करो जो तुम्हें लड़ा रहे हैं, तबाह हो जाओगे, अपनी बहनों को बेवा न करो। इस तरह ऐलान कर करके इस खाना जंगी पर काबू पा लिया गया। आजरमी दख्त और सयादखश को उस वक्त पकड़ लिया गया जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे। रुस्तम ने तमाम फौज को एक जगह इकट्ठा करके आजरमी तख्त और सयादखश को एक चबूतरे पर खड़ा किया और फौज के दोनों धड़ों को बताया कि इन दोनों ने किस तरह तख्त ताज के लालच में भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था। रुस्तम ने यह सारी रुइदात सुनाकर सयादखश को आगे किया और अपनी तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर जल्लाद को बुलाकर कहा कि आजरमी दख्त की आंखें निकालकर इसे शहर से निकाल दिया जाए। दो सिपाहियों ने आजरमी दख्त को मजबूती से पकड़ लिया और जल्लाद ने खंजर की नोक से उसकी दोनों आंखें निकाल दी। इसके बाद वो तारीख से हमेशा के लिए गायब हो गई। रुस्तम ने उमरा से सलाह मशवरा करके उसी वक्त ऐलान कर दिया कि आज से पुरान मलिका फारस है। वहीं ताजपोशी की मुख्तसर सी रस्म अदा करके पुरान ने उसी वक्त शाही फरमान जारी कर दिया कि आज से रुस्तम ही वजीर है और रुस्तम ही तमाम अफवाज का कमांडर इन चीफ है और सल्तनत के तमाम अहम उमूर के फैसले रुस्तम ही किया करेगा। पुरान ने यह भी कहा कि यह फरमान रियाया के हर घर और हर फर्द तक पहुंचा दिया जाए कि फारस के हर फर्द पर रुस्तम की अताअत फर्ज कर दी गई है और हर फर्द पर यह फर्ज आयद होता है कि सल्तनत फारस को मुसलमानों से बचाने के लिए अपने माल और अपनी जानें कुर्बान कर दे। जिस वक्त आजरमी दख्त ने फर्रुखजाद और शाहपुर को कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर लिया और मदाइन में खाना जंगी के हालात पैदा कर दिए थे, उस वक्त तारीख इस्लाम के मशहूर सालार मुसन्ना बिन हारिसा फारस के एक बड़े शहर हीरा में थे। जासूसों ने उन्हें फारस के दारुल हुकूमत के ये हालात सुनाए। वो खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का दौर था। सालार मुसन्ना मदीना गए और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को फारस की अंदरूनी तफर्रुक़बाजी की तफसील सुनाकर फारस पर हमले की इजाजत तलब की। वो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के आखिरी दिन थे। उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद को इराक से शाम भेज दिया क्योंकि वहां के महाज पर मुसलमानों की पोजीशन कुछ कमजोर हो गई थी। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि मुसन्ना को ज्यादा से ज्यादा आदमी इकट्ठे करके दो। इसके फौरन बाद अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इंतकाल फरमा गए और उमर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। इस दास्तान के इब्तदाई अब्वाब में हम बयान कर चुके हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा ने किस तरह लोगों को इराकी महाज पर जाने को कहा था और लोगों का रद्द अमल कितना सर्द था। आखिर अबू उबैद उठे और कहा कि वो मुसन्ना के साथ जाएंगे। इसके बाद रजाकार अपने आप को पेश करने लगे और जब मुसन्ना मदीना से महाज को लेकर चले तो उनके साथ 1000 रजाकार मुजाहिदीन थे। रास्ते में रजाकारान उनके साथ मिलते गए और तादाद 4000 तक पहुंच गई। जब मुसन्ना महाज पर पहुंचे तो उनके साथ जो मुजाहिदीन थे उनकी तादाद 10,000 थी। पुरान के तख्त नशीन होते ही रुस्तम ने फारस के तमाम उमरा और सारे मुल्क के बड़े बड़े जागीरदारों को मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज पैगाम भेजे। उसने सबको कहा कि अपनी जागीरों को, अपनी बेटियों की इस्मतों को बचाना चाहते हो तो लड़ने वाले जिस कदर आदमी इकट्ठे कर सकते हो उन्हें फौज में लाओ और मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। मौरख लिखते हैं कि रुस्तम के इस पैगाम ने फारस के दूर दराज कोनों खुदरों से भी लोगों में कौमी गैरतमंदी की आग लगा दी। लड़ने वाले आदमी टोलियों में मदाइन पहुंचने लगे। रुस्तम मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता था। उसने मदाइन से मुसलमानों के खिलाफ लश्कर भेजे। एक का कमांडर जाबान था। उसे रुस्तम ने कहा था कि दरिया फरात के किनारे किनारे जाए और हीरा पहुंचे जो उस वक्त मुसलमानों के कब्जे में था। दूसरे लश्कर का कमांडर नरसी था। उसे हुक्म दिया गया था फरात और दजला के दरमियानी इलाके के एक मकाम कसकर जाकर अगले हुक्म का इंतजार करे। उस वक्त अबू उबैद 10,000 मुजाहिदीन के साथ एक मकाम खफान तक पहुंच गए थे। उन्हें इत्तला दी गई कि फारसियों का एक लश्कर फरात के किनारे किनारे हीरा की तरफ आ रहा है। अबू उबैद ने अपने मुजाहिदीन से खिताब करते हुए कहा कि बेशतर इसके कि दुश्मन उन तक पहुंचे
हम उसे रास्ते में ही रोक लेंगे। अबू उबैद ने बड़ी जोशीली तकरीर की और 10,000 मुजाहिदीन को लेकर चल पड़े। हीरा और कादसिया के दरमियान एक मकाम गारिब के करीब मुजाहिदीन ने जाबान के लश्कर को रोक लिया। ये एक खूनरेज लड़ाई थी। अबू उबैद को जंगी क़यादत का इतना तजर्बा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने जरा सी भी घबराहट का मुजाहिरा न किया और अपने 10,000 के लश्कर को ऐसी अच्छी तरह से तकसीम करके लड़ाया कि फारसियों के कदम उखड़ गए। फारस में मुसलमानों की दहशत तो पहले ही मौजूद थी। मुजाहिदीन ऐसी बेजिगरी से लड़े कि दुश्मन गैर मुनज़्ज़म होकर पसपा होने लगा। रुस्तम का यह लश्कर अपनी बेशुमार लाशें और तड़पते हुए जख्मी पीछे छोड़कर ऐसा बिखरा कि मुजाहिदीन ने फारसी कमांडर जाबान और उसके नायब परवान शाह को पकड़ लिया। मरवान शाह ने भागने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार करने वाले ने वहीं कत्ल कर दिया। जिस मुजाहिद ने जाबान को पकड़ा था उसे मालूम नहीं था कि यह फारस की फौज का जर्नैल है। मेरे अरब दोस्त, जाबान ने मुजाहिद से कहा, मुझे पकड़कर क्या करोगे? बूढ़ा आदमी हूं, आओ मैं तुम्हें 2 जवान जंगी कैदी दूंगा। ये 2 बड़े कीमती गुलाम होंगे और मैं तुम्हें कुछ कीमती चीजें दूंगा। गुलाम और कीमती चीजें कहाँ हैं? मुजाहिद ने पूछा। मैं ये तुम्हारे हवाले करूंगा तो मुझे आजाद करना। जाबान ने कहा, लेकिन वादा दो कि गुलाम और कीमती अशिया लेकर मुझे आजाद कर दोगे। मैं अरब हूं और मुसलमान हूं। मुजाहिद ने कहा, मैं वादा खिलाफी नहीं करता। मेरे सिपा सालार के पास चलकर मेरे साथ मामला तय कर लो। जाबान मान गया। मुजाहिद उसे अबू उबैद के पास ले गया और बताया कि यह कैदी अपनी रिहाई के एवज क्या पेश करता है। ये कोई सिपाही नहीं, एक मुजाहिद ने जाबान को पहचानते हुए कहा। यह फारस फौज का सिपा सालार है। मैं इसे कत्ल करने गया था लेकिन यह बच निकला। इसे कत्ल कर दो। ठहरो, अबू उबैद ने कहा और जाबान को पकड़ने वाले मुजाहिद से पूछा, क्या तूने इसे 2 जवान जंगी कैदियों और कुछ कीमती अशिया के एवज आजाद करने का वादा किया था? हाँ सिपा सालार, मुजाहिद ने जवाब दिया। मैंने वादा किया था। फिर इसे कत्ल नहीं किया जा सकता, अबू उबैद ने कहा। एक मुसलमान इसकी जान बख्शी कर चुका है। इसे ले जाओ, इससे अपना अफजाना ले लो और इसे आजाद कर दो। मुसलमानों को अपना वादा पूरा करना चाहिए। इस तरह फारस का एक तजर्बाकार जर्नैल आजाद हो गया। फारस के दारुल हुकूमत मदाइन के महल के एक कमरे में फारस का नामवर जर्नैल तेज तेज टहल रहा था। वो एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाता और वापस आ जाता। कभी चलते चलते रुक जाता और एक हाथ का घोंसा दूसरे हाथ की हथेली पर मारता। कभी रुककर सर पकड़ लेता, किसी सोच में महव हो जाता और अचानक चल पड़ता। उसके अंदाज में अताब था। उसकी रिहाइश शाही महल से कुछ दूर थी। वो भी एक महल था, लेकिन मलका फारस पुरान शहर के कहने पर वो शाही महल में आ गया था। वजह यह थी कि अरब और फारस खूनरेज और बड़ी ही शदीद लड़ाई में उलझे हुए थे और ये जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। फैसला फारस के खिलाफ होता नजर आता था। किसी भी लड़ाई में फारस की फौज मुसलमानों के मुकाबले में ठहर नहीं सकी थी। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम इकट्ठे रहें? पुरान ने रुस्तम से कहा, तुम्हारी फिक्र में मैं रातों को भी नहीं सो सकती। जंग की अगली खबर के इंतजार में जागती रहती हूँ। हाँ मलके फारिस, रुस्तम ने कहा, यही बेहतर है कि हम इकट्ठे रहें। हम उस रात चैन की नींद सोएंगे जिस रात हमें यह इत्तला मिलेगी कि आखिरी मुसलमान का खून सरजमीन फारस पर बहा दिया गया है। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, पुरान ने जज्बाती लहजे में कहा था। और क्या तुम जरूरी समझते हो कि मुझे मलका फारस कहो, पुरान कहा करो? हम दोनों का जज्बा एक जैसा है। फारस जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। रुस्तम ने उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ भी नहीं। पुरान नौखेज लड़की नहीं थी, जवानी के आखिरी हिस्से में थी, लेकिन बादशाह की बेटी थी, इसलिए उम्र से कम लगती थी और फारस के हुस्न का नमूना थी। उसके दिल में अरबी मुसलमानों की नफरत और फारस की मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि भूल ही जाती थी कि वह हसीन और दिलकश औरत है। उस रोज जब रुस्तम महल के कमरे में गुस्से और तफक्कुर की कैफियत में टहल रहा था, उस वक्त पुरान मदाइन की शहर पनाह पर खड़ी उस तरफ देख रही थी जिधर से कासिद आया करते थे। मलिका फारस उसे अपने अकब से आवाज सुनाई थी। उसने घूम के देखा, उसके करीब कलादार खड़ा था। अगर मलिका कासिद के इंतजार में है तो नीचे चली जाएं, कलादार ने कहा। कासिद आ चुका है और सीधा रुस्तम के पास गया था। रुस्तम ने मुझे क्यों नहीं बताया? पुरान ने कहा। इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ मलिका मुअज़्ज़मा? कलादार ने कहा। मैं भी रुस्तम के पाए का जर्नैल हूँ। महज से आने वाले कासिद को दूर से देखकर बता सकता हूँ कि ये अच्छी खबर ला रहा है या बुरी। मैंने उस कासिद को दीवार के ऊपर से देखा था। उसका चेहरा और उसके घोड़े की चाल बता रही थी कि खबर अच्छी नहीं। खबर जो भी आती है अच्छी नहीं होती, पुरान ने अपने आप से बात करने के अंदाज से कहा और दौड़ती हुई शहर पनाह से उतर गई। नीचे उसका घोड़ा खड़ा था। वो घोड़े पर सवार हुई और एड़ लगा दी। रुस्तम ने दरबान को बुलाया। जालिनूस से कहो कि फौरन मेरे पास आए। रुस्तम ने दरबान को हुक्म दिया। दरबान बाहर निकला तो कुछ ही देर बाद दरवाजा बड़ी जोर से खुला। रुस्तम कमरे में खड़ा था और दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। आ गए जालिनूस, रुस्तम ने दरवाजे की तरफ घूमे बगैर कहा। जाबान की खबर सुन ली तुमने? मैं खबर सुनने ही आई हूँ रुस्तम। रुस्तम तेजी से घूमा। जालिनूस की बजाय उसके सामने पुरान खड़ी थी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है खबर अच्छी नहीं, पुरान ने कहा। इसीलिए तुमने मुझे अभी तक बेखबर रखा है। पुरान ने रुस्तम की कमर में बाजू डालकर उसे बिठाते हुए कहा। मैं तुम्हारे चेहरे पर शिकस्त का तासुर नहीं देख सकती।
क्या खबर आई है? जाबान और मरवान शाह ने सल्तनत फारस की बुनियादें हिला डाली हैं। रुस्तम ने शिकस्त खुर्दा आवाज में नहीं बल्कि गुस्सीले लहजे में कहा। दोनों ने मुसलमानों से ऐसी शिकस्त खाई है कि मरवान शाह को मुसलमानों ने पकड़ लिया था। उसने भागने की कोशिश की तो उसे कत्ल कर दिया गया। और जाबान? वो जिंदा है, रुस्तम ने जवाब दिया। कासिद ने बताया है कि जाबान भी पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें एक धोखा देकर जिंदा वापस आ गया है। अगर मरवान शाह और जाबान जैसे जर्नैल शिकस्त खा गए हैं तो क्या मैं खुद आगे चला जाऊं? नहीं रुस्तम, पुरान ने उसके गले में बाजू डालकर और अपना एक रुखसार रुस्तम के गाल से लगाकर कहा। तुम सारी फौज के कायद हो, सल्तनत के तमाम अहम उमूर के भी तुम ही जिम्मेदार हो। तुम यहाँ बैठकर जर्नैलों को लड़ाओ। पुरान के रेशम जैसे मुलायम बाल रुस्तम के चेहरे को मस कर रहे थे। रुस्तम उठ खड़ा हुआ। मुझे अपने हुस्न से मसहूर करने की कोशिश न करो पुरान, रुस्तम ने गुस्सीली संजीदगी से कहा। मुझे इस कैफियत में ही रहने दो जो मुझ पर तारी है। मैं तुम्हारा गुस्सा कम करना चाहती हूँ, पुरान ने कहा। मैं तुम्हें सुकून देने की कोशिश कर रही हूँ। क्या सल्तनत फारस के मुतालिक मेरे जज्बात से तुम वाकिफ नहीं हो? मैंने अपनी जिंदगी को और अपना सब कुछ फारस की सल्तनत के लिए वक्फ कर दिया है। इन बातों को छोड़ दो रुस्तम। अब ये सोचो कि मुसलमान ज्यादा ताकतवर हैं या हमारी फौज में कोई ऐसी खामी है जो हमारे जर्नैलों को मुसलमानों के आगे ठहरने नहीं देती। मैं तो ये सुनती हूँ कि मुसलमानों की तादाद हमारे मुकाबले में बहुत ही कम होती है, फिर हर मैदान में फतह याब क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि वो खूबसूरत औरतों के गालों और रेशमी बालों से सुकून हासिल नहीं करते, रुस्तम ने कहा। वो शराब की सुराहियां खाली करके अपनी शिकस्त को भूलने की कोशिश नहीं करते। वो महल्लात में नहीं रहते। मालूम नहीं उनका मजहब सच्चा है या नहीं, लेकिन वो अपने अकीदे के पक्के हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि मुसलमानों की क़यादत मुस्तहकम और पुरअज़्म है, पुरान ने कहा। मैंने सुना है कि उनका नया खलीफा इनकलाबी ज़हन का आदमी है। क्या नाम है? उमर बिन खत्ताब, रुस्तम ने कहा। हमारे जासूस मदीना में मौजूद हैं और मदीना के इर्द गिर्द 2-4 ईसाई भी हैं। वो बाकायदा खबरें भेज रहे हैं। इन खबरों से तुमने क्या हासिल किया है? पुरान ने पूछा। मैं पहले कह चुका हूं कि मुसलमान अकीदे के पक्के हैं, रुस्तम ने कहा। यहूदियों ने अपनी बड़ी ही हसीन लड़कियों को भी इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन नाकाम रहे। इधर हमारे सिपाही से सालार तक का ये हाल है कि अय्याशी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मुझे मदीना से ये इत्तला भी मिली है कि मुसलमानों का एक अकीदा ये भी है कि किसरा परवेज ने उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फाड़कर उसके टुकड़े बखेर दिए थे, इसलिए सल्तनत फारस इसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। मैं ये समझा हूं कि उनका नया खलीफा उमर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की तौहीन का इंतकाम ले रहा है, और वो कामयाब भी है, पुरान ने कहा। हाँ पुरान, रुस्तम ने कहा। अभी उमर को कोई कामयाबी की खबरें मिल रही हैं। हमारा हर हरबा नाकाम हो रहा है। यहूदियों ने मुसलमान ताजरों के बहरूप में मदीना से दूर दराज इलाकों के मुसलमानों को फारस की जंगी ताकत से इतना डरा दिया था कि वो इराक का नाम भी नहीं लेते थे। मुझे ये भी इत्तला मिली थी कि हमारी फौज की दहशत मदीना के लोगों पर भी तारी हो गई थी, यहाँ तक कि खलीफा के अपने हल्के के आदमियों ने इराक के महाज पर आने की हामी नहीं भरी थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।